हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में हम देखेंगे कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा था अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। इसमें था कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना दिन लगा, कितना खर्चा हुआ और जो भी था, जैसे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और जो इंडिपेंडेंस एक्ट में हमारे चेंजेस हुए थे, ये सारा हम लोगों ने देखा था। आज के वीडियो में देखेंगे कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमिटीज़ बनाई गई टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे टास्क थे, तो हर डिपार्टमेंट मतलब हर टास्क को अलग अलग करने के लिए कमेटी बनाया गया। इसमें से 4 मेजर कमिटीज़ हैं। ये यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वो सरदार पटेल और ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर। और ये माइनर कमिटीज़ हैं। अब आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी है, एक कमेटी बैठाया गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी था ड्राफ्ट की। ये इंडियन को नया ड्राफ्ट देगा, मतलब नया मोड़ देगा। इसमें 7 लोग थे। BR अम्बेडकर जी जो कि चेयरमैन थे हमारे, N गोपाल स्वामी, आलादी कृष्णवामी, डॉक्टर KM मुंशी, सईद मोहम्मद, N माधवा राव और TT कृष्णमाचारी। ये जो कमेटी बैठा था ये 29 अगस्त 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब सेटअप हुआ था। इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया, मतलब कंसिडरेशन के बाद सारा 29 अगस्त के बाद जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया वो आया फेब 1948 में। और फेब 1948 के बाद इन्होंने 8 महीने का एक डिस्कशन ड्राफ्ट रखा। मतलब ये जो ड्राफ्ट बना था ये इंडिया के लोगों को दिखाया गया कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए कि नहीं। तो इस गैप के लिए 8 महीने का समय दिया गया और फिर वो सारे सही करके सेकेंड ड्राफ्ट जो हुआ वो अक्टूबर 1948 में लॉन्च हुआ। मतलब जो फाइनल ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1948 में आया। ये टोटल जो काम करने में लगा 141 डेज, टोटल 6 मंथ 141 डेज लगा। 48 अक्टूबर में पब्लिश हुआ। अब है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम लोग चेंजेस प्रपोज्ड बाय रेटिंग भी कहते हैं। मतलब इसमें अलग अलग रेटिंग्स हुए, मतलब कि पूरा जैसे कि जो ड्राफ्ट बना था उसको पूरा डिटेल मॉडिफाइड किया गया। जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ था वो 4 नवंबर 1948 में हुआ था। वो फर्स्ट रीडिंग था, उस कमेटी का फर्स्ट रीडिंग था। उसके बाद जनरल डिस्कशन फॉर 5 डेज हुआ। मतलब कि 4 नवंबर 1948 के बाद 5 दिन का जनरल डिस्कशन हुआ जो कि 9 नवंबर 1948 तक चला। अब आता है सेकेंड रीडिंग जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये रीडिंग बहुत लंबा गया, लगभग एक साल पूरा नहीं। इसमें 7653 अमेंडमेंट्स बने और 2473 अमेंडमेंट्स पर एक्चुअल डिस्कशन हुआ, मतलब उसे एक्सेप्ट किया गया असेंबली के थ्रू। और जो थर्ड रीडिंग था, ये 2 रीडिंग हो गया, और जो थर्ड रीडिंग था वो था 14 नवंबर 1949 को। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली। ये कहा गया था, BR अम्बेडकर का जो एक मोशन हुआ था, मतलब उन्होंने कहा था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। मतलब इसके बाद इसे पास कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। और सभी मेंबर से सिग्नेचर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिग्नेचर हो गया इस ड्राफ्ट पे, जो कि 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था। और जो 299 मेंबर्स थे इंडिया में, उनमें से सिर्फ 284 ही प्रेजेंट थे वहाँ पे। 15 मेंबर्स उस दिन नहीं थे वहाँ पे। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन एज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जो अडॉप्ट हुआ था, मतलब जो भी हम बताएं जिसमें सिग्नेचर वगैरह सब हुआ था फाइनल, उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और फिर इसमें जैसे जैसे चेंजेस हुए वो बाद में होते रहा, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब अडॉप्ट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे 2 चीज़ है, एग्जाम में 2 चीज़ पूछ सकता है कि एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था हमारा। तो अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 में हुआ था, लेकिन ये फोर्स में केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 में आया था, जो कि रिपब्लिक डे होता है हमारा। ये भी हम आगे देखेंगे। अभी इस समय तक BR अम्बेडकर जो थे हमारे, वो लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इन्हें मॉडर्न मनु भी कहा गया, मॉडर्न मनु। अब आता है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल्स हैं, शॉर्ट आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8 पूरा अप टू 393, इन्हें पब्लिश किया गया, मतलब ये फोर्स में आए 26 नवंबर 1949। लेकिन जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे
जो मेजर पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950, जो कि हमारा डे ऑफ कमेंसमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज उस दिन रिपब्लिक डे है। और एक और कारण है कि 1930 में पूर्ण स्वराज डे हुआ था। पूर्ण स्वराज डे हुआ था कि पूर्ण स्वराज में पहली टाइम इंडिया ने अपना आज़ाद तिरंगा लहराया था। फर्स्ट टाइम फ्री इंडिया फ्लैग होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और ये हुआ था लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज बना था। अब देखते हैं पूर्ण स्वराज क्या है। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रही थी सेल्फ रूल के लिए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश मोनार्च। मतलब उस समय ब्रिटिश का रूल था। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी कि हमें अब सेल्फ रूल चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और 1928 में ये बंद हुआ। 1928 में मतलब कहना बंद किया उन्होंने। फिर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि अब ब्रिटेन हमें आज़ादी नहीं देगा, तो गांधी जी ने ब्रिटेन को 1 साल का समय दिया। मतलब उन्होंने देखा कि 1 साल में अगर वो लोग मानते हैं तो ठीक है, वरना उसके बाद ये फिर कुछ करेंगे। तो 1 साल बीत गया, फिर हुआ पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज में हुआ कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1 ईयर। वो 1 साल के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस हुआ। लाहौर सेशन उस साइन हुआ था उस समय। 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया। फर्स्ट टाइम फ्री इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इसी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। और इसमें क्या हुआ था, with the commencement of the constitution, the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act 1935, with all enactments amending or supplementing the latter act were repealed. The abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 was however continued. इसमें था कि अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्लैश होगा। मतलब दोनों का लड़ेगा। जैसे इसमें कुछ और लिखा है, उसमें कुछ और लिखा है, सेम चीज़ के लिए इन्हें माना नहीं जाएगा। और अगर क्लैश नहीं हुआ तो ये अपनी जगह चलेगा, ये अपनी जगह, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपनी जगह चलेगा और ये दोनों एक्ट अपनी जगह चलेंगे। लेकिन अगर क्लैश हुआ तो इन्हें मान नहीं दिया जाएगा। और द एबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश का कोर्ट जो भी अपील करेगा वो प्राइवी काउंसिल जो लंदन में बैठा है वहाँ नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है, उसे एबॉलिश कर दिया गया। अब आता है एक्सपर्ट कमिटीज़ ऑफ द कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का ही है, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड एज एक्सपर्ट कमिटीज़। इन्हें एक्सपर्ट कमिटीज़ कहा गया फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उनमें बहुत सारे इनके मेंबर्स थे। इनके मेंबर्स हैं जवाहरलाल नेहरू जो कि चेयरमैन थे, मिस्टर आसफ अली, KM मुंशी, N गोपाला स्वामी, KT शाह, डॉक्टर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संथाना। अब ये एक्सपर्ट कमेटी क्या थी, इसमें इलेक्शंस हुए थे जुलाई अगस्त में 1946 में। 8 जुलाई 1946 को एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस अपॉइंट किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, 8 जुलाई 1940। इनका काम क्या था, टू स्ट्रक्चर द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर विनिंग ऑफ इलेक्शन। मतलब जो इलेक्शंस हुए थे वो विन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम कर रही है उसका स्ट्रक्चर देखना था। तो मेंबर्स हम बता दिए आपको, 8 मेंबर्स थे। दिस कमिटी हैज़ 2 मीटिंग्स। इसने 2 मीटिंग किए हैं, दिल्ली में 20 और 22 जुलाई तक 1946 और मुंबई में 15 से 17 अगस्त 1946। ये दोनों मीटिंग इलेक्शन के दौरान ही किए गए थे। एज दे डिस्कस डेट हाउ मेनी कमिटी आर टू बी मेड आफ्टर विनिंग इलेक्शन। मतलब कि ये मीटिंग हुए थे कि कितने कमिटी बनाए जाएं इलेक्शंस के बाद। जैसे यहाँ लिखा है ना, द कमिटीज एट 2 सिटिंग्स 2 हुए थे जो कि हम बता दिए अभी। एग्जाम्पल ड्राफ्टिंग कमेटी, मेजर एंड माइनर कमिटीज़ बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन ये 2 सिटिंग्स बैठे थे उस समय कि कौन सा कमेटी बनाया जाए, कौन सा कमेटी क्या काम करेगी। इसमें ग्रेनवाइल ऑस्टिन, अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, सेड इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट्स कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेनवाइल ऑस्टिन एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है जिन्होंने कहा कि ये कांग्रेस है जिसने इंडिया को वापस रोड पे लाया, इंडिया को वापस लाइन पे
लाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जैसे एक्सपर्ट कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था प्रीएम्बल को मॉडिफाई करना। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। ये तो ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं। पहला जो इसका हुआ था क्रिटिसिज्म, वो था नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसमें जो क्रिटिसाइज करने वाले थे क्रिटिक्स ने, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंटेड बॉडी, मतलब ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू अडॉप्ट नहीं किया गया है, प्रॉपर वोटिंग के थ्रू। एडल्ट फ्रेंचाइजी हम पहले भी बताए थे, इसका मतलब है एक एज के बाद सभी लोग लीगल हो जाते हैं वोट देने के लिए, भले वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो। मतलब इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए थे। अब दूसरा आता है नॉट अ सोवरेन बॉडी। इसमें क्या कहा गया क्रिटिक्स के थ्रू कि इट वाज क्रिएटेड बाय प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिविजुअली फॉर्म नहीं हुआ। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी हाथ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही इसमें मीटिंग्स हुआ करते थे। तीसरा था टाइम कंज्यूमिंग। अब यहाँ पे क्रिटिक्स के थ्रू कहा गया कि इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इतना बड़ा टाइम लगा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो 4 महीने में ही बन के तैयार हो गया था। उन्होंने ये कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे इसमें, उनका नाम था नजीरुद्दीन अहमद। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को, जो BR अम्बेडकर जिसके चेयरमैन थे, जिन्होंने मेन काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उन्हें उस कमेटी को कहा ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। मतलब ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे चलना, ये एक ड्रिफ्ट कमेटी है, चलते जा रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था अमेरिका का कि इसमें 4 महीने ही लगे, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं देखा उन्होंने। अब इसमें ये कहा गया कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, मतलब इसमें सारे जो लोग हैं वो कांग्रेस के ही हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था इंडिया में, तो इसमें सारे मेंबर्स कांग्रेस के ही होंगे। इसमें ग्रेनवाइल ऑस्टिन एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियल वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। मतलब इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वही इंडिया है, मतलब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस है। तो ये बात तो सच है, ऑब्वियस सी बात है, उस समय एक ही पार्टी थी और उसमें भी बड़े बड़े लोग थे। अब आता है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अब इसमें कहा गया कि इस कमेटी में खाली लॉयर्स और पॉलिटिशियन भरे हुए हैं। That other sections of the society were not sufficiently represented, मतलब इसमें और कोई भी लोग नहीं है, खाली लॉयर्स और पॉलिटिशियंस भरे हुए हैं इस कमेटी में। तो ये बात तो है, उस समय लॉयर्स बहुत ज़्यादा थे, हमारे BR अम्बेडकर जी थे और भी बहुत लोग थे उस समय लॉयर्स और पॉलिटिशियंस, इसमें और किसी फील्ड के लोग नहीं थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही बल्की है। दिस इज टू देम इट इज़ अ मेन रीजन फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये लॉयर्स और पॉलिटिशियंस के लैंग्वेज में लिखा गया है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, यहाँ पे लॉर्ड विस्काउंट साइमन कह रहे हैं कि ये एक बॉडी ऑफ हिंदूज है, मतलब ये हिंदू का संस्था है, हिंदू का बॉडी है। यहाँ पे विंस्टन चर्चिल कमिट कर रहे हैं कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे पार्टीशन हो गया था, मुस्लिम पाकिस्तान का डिमांड कर रहे थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं, इसीलिए इसमें सिर्फ हिंदू थे। अब है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज द सिंबल सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल है वो एलिफेंट है। BN राव अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर। BN राव जो थे वो हमारे लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। HVR लाइनगर जो हमारे थे सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण ये हमारे थे कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द original version was beautified and decorated by artists from Shanti Niketan including Nandlal Bose and Ramanohar Sinha। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनल बुक लिखी गई थी उसका डेकोरेशन और ये सब इन्होंने ही किया था। बेओहर रामानोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड ब्यूटिफाइड एंड ओरिजिनल प्रियम्बर कैलीग्राफर बाय प्रेम बिहारी, मतलब इन दोनों ने ही किया था। अब यहाँ पर आता है जो कैलीग्राफी हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, मतलब जो इसका हिंदी वर्जन था वो लिखे हैं कृष्ण वैद्या एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। मतलब जो डेकोरेशन हुआ उस हिंदी वर्जन का वो किया नंदलाल बोस जी ने, और जो हिंदी वर्जन लिखा उन्होंने लिखा वसंत कृष्ण वैद्या ने। अब आता है
हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखने का आइडिया कैसे आया, मतलब कैसे हुआ। यहाँ पे 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में बैठा। ये 1987 में हुआ कि इस एक्ट से पहले 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। उसके बाद 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 आया। इसके थ्रू हुआ अ न्यू आर्टिकल वॉज एडेड। इसके बाद एक नया आर्टिकल ऐड हुआ जो कि था 394A इन पार्ट 22। 394A इन पार्ट 22। इसका हेडिंग था शॉर्ट टाइटल इन आर्टिकल 393, कमेंसमेंट इन आर्टिकल 394, ऑथोरिटेटिव इन 394A और रिपील्स इन 395। जहाँ पे ऑथोरिटेटिव 394A वही था हमारा टेक्स्ट इन हिंदी का। ये 1987 में हुआ था। अब यहाँ पे चार्ट्स दिए हुए हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश के पास कितना था, प्रिंसली स्टेट्स के पास कितना था, चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस के पास कितना था, ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये है इम्पोर्टेंट कि जो सीट्स जीती थे इलेक्शन में जुलाई अगस्त के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शंस में, वो किसने कितना सीट जीता। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा जीता था, उसके बाद मुस्लिम लीग, फिर यूनियनिस्ट पार्टी, ये हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।